नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 16 CGST एक्ट 2017, जो अपने आप में ही बहुत ही वास्ट सेक्शन है। ये सेक्शन बात करता है आईटीसी के बारे में। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? ये जीएसटी से रिलेटेड है। देखिए, जब भी कोई बिजनेसमैन जब परचेस करता है कोई गुड्स को या सर्विस को, जब भी कोई बिजनेसमैन परचेस करता है किसी भी गुड्स एंड सर्विस को, तो वो उसके ऊपर टैक्स देता है। तो उस टैक्स को अपने बिजनेस के अंदर कैसे क्लेम करना है, उसी को हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, और हम उसी चीज को आज समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन 16 CGST एक्ट 2017, इसके पहले आपको बता दूं कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 15 जो CGST एक्ट में है, हमने डिस्कस कर लिया है। प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सेक्शन 16 के ऊपर बहुत सारे वीडियो आपको आने वाले हैं जो आईटीसी से रिलेटेड है, और ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आफ्टर सेक्शन 15 जो भी चीज़ें आप इस सेक्शन में पढ़ोगे, वो सब प्रैक्टिकल चीज़ें में आप अनुभव भी करोगे, मतलब फील भी करोगे। तो सेक्शन 16 जैसे आईटीसी के बारे में बात करता है, आने वाले 3-4 वीडियो में आईटीसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो होने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप बने रहें। देखिए, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मैंने आपको बताया, कोई भी बिजनेसमैन जब कोई चीज को परचेस करता है तो उसके ऊपर जो टैक्स पेमेंट करता है डीलर को या पार्टी को, सामने वाले को, उस टैक्स का क्रेडिट अपने बिजनेस में कैसे वो क्लेम कर सके, उसी के ऊपर डिस्कस किया जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये बातें सिर्फ हो रही है रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए बिल्कुल नहीं। सपोज हम या मैं या आप अगर कहीं बिग बाजार जाते हैं या किसी भी शोरूम में जाते हैं, तो कुछ भी अगर आप परचेस करते हो तो उसके ऊपर जो टैक्स देते हो उसका क्लेम लेते हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड मतलब जीएसटी के अंदर हम रजिस्टर्ड नहीं है, हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ना है कि हम जीएसटी के अंदर कोई पंजीकरण जिसे कहते हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेट हम कंज्यूम कर रहे हैं किसी गुड्स या सर्विस को, तो उसके ऊपर हमको पेमेंट करना है, क्योंकि किसी भी टैक्स को वही देता है जो कस्टमर कंज्यूम करता है। बिजनेसमैन कभी टैक्स पेमेंट नहीं करता है। ठीक है, तो कहता है ये सारे जो बातें हैं ये सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है, और रजिस्टर्ड पर्सन उसे माना गया है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, बाकायदा जिनका एक जीएसटी नंबर हो। ठीक है, तो वो अपने आईटीसी को कैसे क्लेम करेंगे, जब भी वो परचेस करते हैं, जो टैक्स पेमेंट करते हैं, उसको कैसे क्लेम करेंगे, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसी को हम समझेंगे। देखिए, पहला सेक्शन 16 याद रखिएगा। पहला रूल ये कहता है कि एलिजिबिलिटी जो है वो टेकिंग आईटीसी की क्या है, मतलब क्राइटेरिया क्या है कि एलिजिबल क्यों हो और कैसे हो आईटीसी लेने का। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे ये बताता है कि पहला चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि जीएसटी के अंदर आप क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जीएसटी के अंदर, तभी आप किसी भी टैक्स को, मतलब आईटीसी को, जो आप परचेस करते हो, पेमेंट करते हो, उसका क्लेम ले सकते हो। अब वो कैसे लेंगे वो आगे बताएंगे आपको हम। तो पहला चीज ये ध्यान में रखना है कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना है, तभी आप किसी परचेस पे जो टैक्स पेमेंट करते हो उसका आप क्लेम ले सकते हो। ध्यान में आ गया। दूसरा चीज, कोई भी गुड्स एंड सर्विस टू बी यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस। आप अगर पेमेंट करते हो, टैक्स का पेमेंट करते हो परचेस करते वक्त, तो जो भी गुड्स एंड सर्विस के लिए करते हो, वो गुड्स एंड सर्विस आपके बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, फर्दर बिजनेस पर्पस के लिए काम होना चाहिए। सपोज कीजिए आपका बिजनेस या हमारा बिजनेस अगर स्टील का है और हम जाके कपड़ा खरीद रहे हैं, तो हम सोचेंगे उस कपड़ा को अगर हम खुद पर्सनल यूज के लिए काम कर रहे हैं तो क्या वो बिजनेस के लिए हुआ? नहीं। तो आप स्टील के लिए कि अगर बिजनेसमैन हो तो आप स्टील से रिलेटेड कुछ खरीदोगे, या उससे रिलेटेड ऐसा चीज खरीदोगे जो आपके बिजनेस में काम आने वाले हो, या उसके बिजनेस में आगे कुछ उसका फर्दर कुछ काम हो, तभी उस चीज का आप क्लेम करोगे। तो यहां से हमने दो चीज समझा। पहला ये समझा एलिजिबिलिटी के लिए कि आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना है, बाकायदा आपका एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। दूसरा चीज ये कि जो भी गुड्स एंड सर्विस पे आप टैक्स पेमेंट कर रहे हो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, और बिजनेस से क्या होना चाहिए, फर्दर काम आना चाहिए, आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं होना चाहिए। व्हाट इट। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कंडीशन क्या है फॉर टेकिंग आईटीसी। कंडीशन ये है आईटीसी का, ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कहता है पोसेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। पोसेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिल रहा है, जो गुड्स एंड सर्विस आप खरीदते हो तो बाकायदा एक टैक्स इनवॉइस मिलता है, तो उसका जो टैक्स पेमेंट का पोसेशन है वो होना चाहिए कि हमने भाई टैक्स पेमेंट कर दिया है, हमने टैक्स पेमेंट कर दिया है, तभी उसके बदले हमें गुड्स मिला है और हमने इनवॉइस रिसीव किया है। तो टैक्स पेमेंट करने का पोसेशन होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट के
बदले में। दूसरा कहता है रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आप अगर कोई गुड्स या सर्विस लेते हो तो सिर्फ बिल तो नहीं लेते होगे, इनवॉइस तो नहीं लेते होगे। आप कहीं मार्केट में जाते हो तो सिर्फ इनवॉइस तो लेके नहीं आते हो, बदले में आप गुड्स और सर्विस भी तो लेते हो। तो वो चीज होना चाहिए, उस गुड्स एंड सर्विस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। समझ गए। तीसरा कहता है टैक्स ऑन सप्लाई पेड टू गवर्नमेंट। जो भी उस पर टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को पेड होना चाहिए। जो भी उस पर टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को पेड होना चाहिए। वो पेड होगा कैसे, अगले पॉइंट में बताता है कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज कंपलसरी। अब गवर्नमेंट को जैसे हम डायरेक्ट जाके तो देंगे नहीं, तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है कि जीएसटी के अंदर रिटर्न है। जो भी आपका लेखा जोखा होता है, जो भी आपका बिजनेस होता है, उस बिजनेस का लेखा जोखा आप रिटर्न के थ्रू गवर्नमेंट को बताइए और उसका टैक्स पेमेंट कीजिए। तो उस फाइलिंग जो रिटर्न होता है वो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी, ये दोनों रिटर्न सबमिट होना चाहिए, तभी आप टैक्स का पेमेंट का क्या सकते हो, क्लेम ले सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि देखिए जो भी आप डॉक्यूमेंट ले रहे हो वो गुड्स एंड सर्विस आपके पास होना चाहिए। मतलब जो सामान हो या सेवा हो, जो भी हो आपके पास होना चाहिए, मैंने आप रिसीव किए हो। साथ ही साथ उस डॉक्यूमेंट लिए हो उसका पेमेंट भी होना चाहिए। साथ ही साथ कहता है कि उस जो भी इनवॉइस मिला है उसका जो टैक्स पेमेंट आपने किया है वो टैक्स गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए। तो मान लीजिए अगर सपोज इफ आई एम अ सप्लायर, अगर मैं सप्लायर हूं, मैंने कुछ आपको इनवॉइस रेज किया, बदले में कुछ गुड्स भी आपको रेज किया, तो आप जो मुझे टैक्स दोगे, आप जो मुझे टैक्स दोगे परचेस करते वक्त, वो टैक्स मैं गवर्नमेंट को पेमेंट करना मेरा बनता है, वो मेरा लायबिलिटी है। मुझे वो क्या है, हम बॉन्ड है उस टैक्स के पेमेंट को गवर्नमेंट को करने के लिए। हम करेंगे कैसे, तो रिटर्न के थ्रू, फाइलिंग ऑफ रिटर्न जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी, ये दोनों रिटर्न को सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को, जो टैक्स बनेगा वो गवर्नमेंट को दे देंगे। तो क्या हो गया कि आपने जो भी हमसे परचेज किया उसके बदले में हमने गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन दे दिया है। लेकिन यहां पे एक ध्यान दीजिएगा, ये बहुत वक्त ऐसे केस आते हैं कि जो रिसिपेंट है ये कहता है कि हमने परचेस किया, हमने सप्लायर को टैक्स दे दिया। अब सप्लायर जीएसटीआर 1 लगाए या ना लगाए, जीएसटीआर 3 भी लगाए या ना लगाए, भाई हम तो क्लेम करेंगे क्योंकि हमने तो टैक्स दे दिया। तो देखिए यहां अगर सामने वाला जीएसटीआर 1 नहीं लगाता है, जहां की सेल डिटेल होता है, मतलब जो भी आप हमसे खरीदोगे तो वो मेरे लिए तो सेल होगा, आपके लिए परचेस होगा, तो मुझे वो जीएसटीआर 1 में पहले सबमिट करना होगा। अगर मैं सबमिट करूंगा कि हाँ मिस्टर एक्स ने हमसे कुछ परचेस किया है, तभी तो आपको क्लेम मिलेगा। तो जीएसटीआर 1 तो मैंडेटरी हो ही जाता है। जीएसटीआर 1 जब तक नहीं हम लगाएंगे तब तक आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि जीएसटीआर 3 भी, जहां की टैक्स पेमेंट का डिक्लेरेशन देना होता है कि जो भी हमने सेल किया है उस पर इतना टैक्स बनता था, और जो भी मिसमैच करना रहता है, जो मैनेज करना रहता है, एडजस्टमेंट करना रहता है आईटीसी से, वो करके गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना है। जो भी मिस्टर एक्स को हमने सेल किया है उसका डिटेल तो जीएसटीआर 1 में हमने दे दिया, तब आप क्लेम कर लो। दूसरा कि जो हम डिटेल दिए हैं उसका टैक्स पेमेंट हमको 3B में करना है, जो कि 20 तारीख के मंथ, किसी भी मंथ के 20 तारीख को होता है, तो उसका टैक्स पेमेंट हमको 3B में करना है। अब वो भी फाइल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक केस आ गया था, बहुत सारे रिसिपेंट इस चीज पे आर्ग्यू करने लगे कि भैया अगर सामने वाले ने अगर जीएसटीआर 1 लगा दिया है, सबमिट कर दिया है, तो फिर हम क्लेम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पोर्टल में तो वो शो कर रहा है। अब वो 3B अगर नहीं लगाता है, टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करता है, तो वेयर इज माई फॉल्ट, मेरा गलती कहाँ है इसमें। हमने तो टैक्स दे दिया और सामने वाले ने 1 लगा दिया, तो मुझे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अभी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो टैक्स पेमेंट नहीं करता है तो उसमें मेरी क्या फॉल्ट। तो देखिए फॉल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे लॉ ये कहता है कि टैक्स तो गवर्नमेंट को नहीं मिला, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रिसिपेंट से ही कलेक्ट करेगी। लेकिन इसके ऊपर एक केस लॉ भी है। देखिए कोई भी लॉ किसी भी चीज को अगर हर्ट करता है, मतलब अगर सही निर्णय ना ले, तो वो लॉ नहीं माना जाता है। इसलिए इसके ऊपर एक केस हुआ था मद्रास हाईकोर्ट, जहाँ पे एक रंगानाथ वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर का था 2020 में मद्रास हाईकोर्ट में। इसमें ये था कि रिसिपेंट ये कहता है कि हमने परचेस किया, सामने वाले ने जीएसटीआर 1 सबमिट कर दिया, लेकिन 3B सबमिट नहीं किया, तो मुझे टैक्स का बेनिफिट क्यों नहीं मिलेगा। अब मैं ये तो देखने नहीं जाऊंगा कि सामने वाले ने कब तक पेमेंट करेगा, कब तक नहीं करेगा, हमसे तो पेमेंट ले लिया। तो इस केस पे कोर्ट जज साहब ने भी डिसीजन लिया कि हाँ
कभी ये नहीं कहा जा सकता कि GSTR 1 और GSTR 3 भी दोनों सबमिट होना चाहिए। ये तो लॉ है, करना चाहिए, नहीं करेंगे तो आपके ऊपर फाइन आएगा। लेकिन रिसिपेंट को क्लेम करने से, ITC क्लेम करने से आप नहीं रोक सकते हैं। अगर GSTR 1 सबमिट है तो रिसिपेंट कलेक्ट कर सकता है टैक्स, 3 भी सबमिट नहीं है तो ये सप्लायर की फॉल्ट है। ठीक है, लॉ कहता है दोनों करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको जज के हिसाब से बताया कि जो ऑर्डर पास हुआ था वहां पे ये वर्डिक्ट आया था कि अगर 1 पास है तो रिसिपेंट क्या कर सकता है, ITC क्लेम कर सकता है। 3 भी नहीं भी होता है फिर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर की है कि वो जाके सप्लायर से वो टैक्स को कलेक्ट करे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर केस में आप ये देखते होंगे वो रिसिपेंट ही पेमेंट करता है, बार बार इसके ऊपर आता है। तो इस केस लॉ को आप क्या कर सकते हैं, आगे दिखा सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं कभी भी अगर इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, तो कंडीशन समझ गए, ये 4 चीज GSTR 1 GSTR 3 भी सबमिट होना चाहिए, तभी आप उस चीज का क्या सकते हैं, क्लेम ले सकते हैं। 3 नंबर, तीसरा है टाइम लिमिट। ये टाइम लिमिट कब है अवेलिंग ITC, ये ITC जो आप लेंगे इसके तो कोई टाइम लिमिट होगी कि कब तक ले सकते हैं। तो इसकी टाइम लिमिट देखिए, 2 चीज, ड्यू डेट फाइलिंग रिटर्न 30 नवंबर, किसका, फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कोई भी फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है, मान लीजिए अभी फाइनेंशियल ईयर जो एंड हुआ है वो हुआ है 22-23, जो कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक था, तो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया। अब इसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, अब जो 23-24 चल रहा है, तो इस 23-24 के नवंबर मंथ तक आप 22-23 के ITC को क्लेम कर सकते हैं। या दूसरा चीज, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, या नवंबर से पहले अगर आप एनुअल रिटर्न सबमिट कर देते हो तो आप वहां भी ITC क्या कर सकते हो, क्लेम ले सकते हो। कौन सी ईयर के, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के, किस ईयर में, 23-24 में। 23-24 में कब तक, या तो नवंबर या तो एनुअल रिटर्न, जो भी चीज अर्लियर हो, विच एवर इज अर्लियर का कंसेप्ट याद रखिएगा। अब देखिए चौथा चीज आता है पेमेंट ऑफ द इनवॉइसेस। जो भी इनवॉइस आप परचेस करते हो, इनवॉइस जब आपको मिलता है कुछ चीज परचेस करने के वक्त, तो उसका पेमेंट का एक टाइम लिमिट होता है। वो क्या है, इफ द पेमेंट डन विद इन 180 डे, 180 दिन के अगर पेमेंट होता है, 180 दिन के अंदर, विद इन 180 डे, अगर इनवॉइस के जो परचेस करते हो उसका पेमेंट अगर 180 डे, मतलब 180 डे में 6 मंथ के अंदर होता है, तो यस, अगर होता है तो यस, क्रेडिट अलाउड, आपको ITC मिलेगी। और अगर नो, अगर पेमेंट नहीं होता है तो क्रेडिट क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है सप्लायर की तरफ से, तो रिवर्सल ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। तो पेमेंट का लिमिट क्या है, 180 दिन, मतलब 6 महीना। तो 6 महीना के अंदर अगर क्या किया, पेमेंट हुआ है तो ITC के लिए अप्लाई, मतलब क्लेम कर सकते हो, और नहीं तो ITC क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। गॉट इट। चलिए मूव ऑन करते हैं, लास्ट पॉइंट, गुड्स रिसीव इन लॉट्स। जो आप देखते हो जो EMI बेसिस होते हैं, जो लॉट में मिलते हैं थोड़े थोड़े करके, तो जब लॉट में कोई आप गुड्स रिसीव करते हो तो उस वक्त जब परचेस करोगे तो उसका ITC कैसे क्लेम करोगे। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट लॉट आया उसी वक्त हम ITC क्लेम कर ले, नहीं, जब तक लास्ट लॉट नहीं आ जाएगा, ITC अवेलेबल एट द टाइम ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द गुड्स। जब लॉट में कोई गुड्स आते हैं बारी बारी, जब तक लास्ट लॉट वाला गुड्स ना आ जाए तब तक आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। कोई भी रिसिपेंट जब तक लास्ट लॉट का उसके पास सामान ना आ जाए, कोई भी गुड्स एंड सर्विस, तब तक वो उस चीज का ITC क्लेम नहीं कर सकता है। तो ध्यान दें, जब भी कोई भी गुड्स आप रिसीव करते हैं लॉट में, मतलब बारी बारी EMI बेसिस पे जैसे होता है, तो जब तक वो लास्ट में नहीं आता है, लास्ट वाला पोर्शन जब तक नहीं आता है, ITC क्लेम आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ के आप रजिस्टर्ड पर्सन के लिए सारी चीजें थे, अनरजिस्टर्ड पर्सन तो कुछ नहीं, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहा है तो वो टैक्स गवर्नमेंट को देगा। रजिस्टर्ड पर्सन ITC का क्लेम लेता है। अब बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है, ये एक मिसकंसेप्शन है कि ITC क्या बैंक में आता है, क्लेम करते हैं तो, बिल्कुल नहीं। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो ITC आप बैलेंस कर सकते हो। मान लीजिए आपने गवर्नमेंट को देना था 100 रुपया, लेकिन आपने कुछ परचेस करते वक्त 80 रुपीज पेमेंट कर दिया है टैक्स में, तो आप गवर्नमेंट को जो 100 रुपया देने वाले थे, तो 80 रुपया जो परचेस करते वक्त टैक्स दे दिए हो, तो आप 100 में से 80 माइनस करके आप सिर्फ गवर्नमेंट को 20 रुपीज दोगे। तो आप बोलोगे ये 20 रुपीज तो बिजनेसमैन घर से दिया, बिल्कुल नहीं। उसे 100 जो देना था वो तो भी किसी से रिसीव करके ही दिया है, अपने घर से तो दिया नहीं है। जब भी किसी को वो गुड्स सेल करता है सप्लायर, तो बदले में टैक्स लेता है। तो मान लीजिए सपोज कीजिए वो 100 रुपीज टैक्स लिया, और परचेस करते वक्त किसी गुड्स के बदले वो 80 रुपीज का टैक्स दे दिया, तो वो जो 20 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स उसका बचा है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, जो कि वो किसी से लिया रिसिपेंट से, उस 20 रुपया को गवर्नमेंट को पेड करता है, ना कि ITC किसी के बैंक में आता है। ठीक है, तो बैंक में तभी आता है जब आपका GST नंबर सरेंडर होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में देते रहें।
तो आईटीसी से रिलेटेड ये जो बेसिक जानकारी है एज पर सेक्शन 16 वो मैंने आपको बता दी। अब आने वाले वीडियो में आईटीसी से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगी, जैसे कि जॉब वर्क पे क्या आईटीसी होती है, साथ ही साथ कैपिटल गुड्स पे क्या आईटीसी होती है, और भी बहुत सारे स्पेशल केस जहां आईटीसी के बारे में बताया गया है उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सेक्शन 16 से जुड़ी जो भी वीडियो बनेगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमारे साथ बने रहें और इसे समझते रहें। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।